वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया का लास्ट का लेक्चर है। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। आज का 5 नंबर का लेक्चर, इसके पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड किए, वो देखना बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग इस लेक्चर में लॉ ऑफ रेडिएटिविटी डीके, डीके मतलब समझते हो ना कि बाहर पड़ना। जैसे कि कोई एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल को डीके करते हैं, बाहर इमिट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम रेडिएटिविटी सब्सटेंस भी कहते हैं। वो डीके कर रहा है, अल्फा, बीटा, गामा। क्या मैंने इसके पहले कुछ बताया था अल्फा के बारे में? हाँ, रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उनके जो 2 स्टूडेंट है गीगर एंड मर्टन, उन्होंने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल पे इंसिडेंट किए थे। याद आ रहा है कुछ? तो वही लेक्चर्स से हम लोग जो अल्फा के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे ही अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल यहां पे आज इमिट होने वाले हैं। उसी को डीके, या एक दूसरा वर्ड है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को मैं करने जा रहा हूं स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करने वाला है कि रेडिएटिविटी लॉस क्या है, क्या नहीं है। पहले रेडिएटिविटी ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले कुछ नॉलेज लेंगे और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें नॉलेज क्या ले सकते हैं हम लोग? ये एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस मतलब कोई भरोसा नहीं है भैया कब डीके होगा कब नहीं है। एक रैंडम प्रोसेस, इसको कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। मतलब आप लोग फिक्स नहीं बता सकते हैं। बराबर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वैसे ही हम लोग, ये एक रैंडम प्रोसेस है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, पर्टिकुलर न्यूक्लिया कैन डीके एट एनी टाइम, कभी भी कर सकता है वो डीके। वो टाइम आपका 0 से टू इंफिनिटी, इस टाइम पे कभी भी डीके कर सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि सर देखो आप 2 घंटे के बाद नहीं, क्या आपका डीके होने वाला है, इस नहीं बता सकते। 5 घंटे के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, बता ही नहीं सकते आप लोग। हाँ, 0 टू इंफिनिटी कभी भी 1 सेकंड के बाद हो सकता है, 15 दिन के बाद हो सकता है, 50 दिन के बाद हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। पर्टिकुलर न्यूक्लिया कभी भी एट टाइम t इक्वल टू 0 या टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद ऐसे नहीं बता सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया। इट इज इम्पॉसिबल टू मतलब आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि कोई एक आदमी है, मैंने एक बुक्स में पढ़ा था आई थिंक, चलो मैं आपको बता देता हूं। मैंने जैसे कि यहां पे एक रोड पे मेन चौक है, वहां पे आपको खड़ा कर दिया और मैंने बोला कि चलो इधर से कितने व्हीकल आने वाले, बताओ इधर से आने वाला या इधर से आने वाला, इधर से नहीं बता सकते आप। आपको लेके मैंने खड़ा कर दिया, मैंने बोला चलो 1 सेकंड के बाद कहां से व्हीकल आएगा। अब बोलेंगे सर कहां से आएगा, ये नहीं बता सकते, कैसे पॉसिबल है? हाँ, लेकिन मैंने आप लोगों को 1 साल वहां पे बताने के बाद आप एक अंदाज लगा सकते कि यहां से 50, यहां पे 25, यहां से 20, यहां पे 30, 1 घंटे के अंदर व्हीकल एक प्रिडिक्ट कर, मतलब एक अंदाज बता सकते। लेकिन 100% प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर न्यूक्लिया डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं बता सकते हम लोग। बात समझ में आएगी? तो रुदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट है भैया, हाँ नाम सुना है सर। रुदरफोर्ड के साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ऐसा प्रिडिक्शन किया, ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज द लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया, व्हेन, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लिया ले। जैसे कि मैंने एक ऐसा यहां पे एक बड़ा कटोरा ले लिया और इस कटोरे में ऐसे 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 भैया न्यूक्लिया रख दिए, है ना। व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लिया रहा, तो तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ डीके, क्या है रेट ऑफ डीके बोलो, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस, है ना, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, नंबर्स ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके समझते मतलब रेट निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेकंड पे नहीं बता सकते, लेकिन एक रेट
वो भी जैसे मैंने बोला ना, लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया, बहुत एक साल लगेगा, बहुत बार एक मतलब एक महीने के बाद बोलो, एक साल के बाद बोलो, तो बता सकता हूं, प्रिडिक्शन कर सकता है कि सर इधर से इतना इतना, रेट बता सकते हैं। कोई फिक्स न्यूक्लिया के बारे में हम लोग यहां पे नहीं बता सकते। तो रेट ऑफ न्यूक्लिया दे नंबर्स ऑफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया उन्होंने, नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल। ठीक है, इस सैंपल में से कितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया होंगे इन सैंपल में, तो ये बता सकते हैं हम लोग, एक अंदाज दे सकते हैं ना, नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल। तो रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, बात समझ में, डीके का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल। मतलब इसके ऊपर डिपेंड है ना, आपके इसमें कितने सैंपल है उसके ऊपर आपका रेट होगा डीके करने का, इमिशन करने का, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जो भी दिए है। बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब ये कहेगा, चलो मैंने बता दिया आपको, 2 कटोरी लिए भैया मैंने, एक कटोरा ले लिया है ना, यहां पे इतने रखे मैंने, ठीक है, 9 है समझो, और यहां पे दूसरा कटोरा ले लिया, उसमें मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो आपको कहा है कि रेट ऑफ डीके किसका हो सकता है ज्यादा, तो ऑब्वियसली आप बी जो कटोरे में रखा है, नंबर्स ऑफ सैंपल, जो नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया का सैंपल बी में ज्यादा है, तो उसका रेट ऑफ न्यूक्लिया ज्यादा होगा, इसका रेट ऑफ न्यूक्लिया कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल बी में ज्यादा है, तो रेट भी इमिशन का ज्यादा ही होगा ना। अरे 1000 है तो उसका इमिशन का रेट भी ज्यादा होगा, 1000 है तो 500 इमिट कर सकता है, 250 इमिट कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और इसमें समझो 100 ही है तो 50 करेगा इमिट, तो ये 50 रेट क्यों कम हो गया इमिशन का, क्योंकि आपके पास जो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर सैंपल है वो कम थे। तो ये एक व्हेन देयर इज द लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर जब रहा, तब रुदरफोर्ड ने कहा कि आप लोगों को जो रेट होता है डीके का वो डिपेंड करता है आपके पास कितने नंबर्स ऑफ सैंपल है, न्यूक्लियर के कितने सैंपल्स है उसके ऊपर वो निर्भर करेगा, डिपेंड होगा। कोई शक है भैया? बढ़ना आगे। ओके, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो रेट ऑफ न्यूक्लियर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो आपके बुक्स में नहीं है रेट ऑफ डीके, बोलो रेट ऑफ डीके। दूसरी बात, आपके बुक्स में एन, देखो टाइम पे टी लिखा है, ऐसा लिखा है, मैं एन इस्तेमाल किया तो भी एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। टी टाइम पे कितने न्यूक्लियर, यहां पे अनडीके न्यूक्लियर है, इसका मतलब ये, हाँ ठीक है। तो यहां पे रेट ऑफ डीके जो है वो डिपेंड किसके, रेट ऑफ डीके मतलब क्या है, तो निकाल सकते नंबर्स ऑफ, ऐसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, इन डीके, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। अरे रेट कैसे निकालते, कोई भी चीज का रेट निकालने का तरीका क्या होता है, तो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर इन, है ना, डीके, मैं शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको लिख सकता हूं नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर इन डीके, वो है डीएन, ठीक है। और टाइम है भैया, रेट है तो रेट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रेट ऑफ डीके के समय एक बात करनी है, यहां पे माइनस साइन देनी है। सर माइनस साइंस क्यों दी, क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? सिंपल से बात है भैया, यहां पे माइनस साइन देने का मतलब यह है कि आपका ये इमिशन हो रहा है ना अल्फा, अरे डीके होना मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का इमिशन होना। और इमिशन जब होता है तब एक बात मैं आपको समझा, मेरे जेब में फिलहाल में 1000 रुपए है, ठीक है, मैंने 200 रुपए खर्च किए, तो मेरे जेब में कितने पैसे बचे, तो आप ऑब्वियसली आंसर दोगे सर 1000 रुपए में से आपने 200 खर्च किए तो आपके जेब में 800 थे। क्या किया आपने, सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन कर किया मतलब माइनस किया, तो माइनस साइन क्यों आया, समझा? अरे माइनस साइन कब आता है, जब भी हमारे से कुछ चीजें है, मतलब थी अभी, लेकिन कुछ खर्च की हमने, कुछ इमिट की, हमारे जेब से बाहर गई, तब हम माइनस साइन लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये रेट ऑफ डीके हम जो लिख रहे हैं, तो इसका रीजन समझ लो पहले, सबसे मेन कि ये लिखने का तरीका क्यों है, माइनस डीएन बाई डी टी क्यों है। आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, कोई टेंशन? ओके, ऑल इज वेल है, ठीक है ना। माइनस क्यों लिखा, डीएन बाई डी टी, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ डीके की वैल्यू लिख रहा हूं माइनस डीएन बाई डी टी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। यहां पे आपके बुक्स में जब जब n आता है तब वहां पे n ऑफ t लिखते हैं, मतलब उस टाइम पे अनडीके कितने हैं, ठीक है ना, अनडीके समझते हो ना, ओके। तो ये लिखने का तरीका है, आपके बोर्ड के बुक्स के हिसाब से अगर हम लोग लिखा जाए तो वैसे लिख सकते थे, ओके। ये बात, तो मुझे इक्वल टू लिखना है। मैं थोड़ा बुक्स में से थोड़ा डिफरेंस पढ़ाऊंगा आज आपको। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस n। कुछ नहीं, इधर वाला इधर साइन लेके जा सकते हैं, हक है मुझे इतना। तो ये dn बाई dt इक्वल टू माइनस लैम्बडा n, माइनस साइन वैसे वैसे लैम्बडा। तो ये है आपका मेन लॉ ऑफ रिडक्टिविटी डीके। ये लॉ लिखा जाए तो लैम्बडा कौन है? ये है डीके कांस्टेंट है, और ये डिपेंड होता है भैया अपने सैंपल कौन सा चॉइस किया उसके ऊपर निर्भर करता है। वो डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एलिमेंट कौन सा है ना, मतलब अपने चॉइस कौन सा है उसका आइसोटॉप्स के ऊपर डिपेंड होता है ये। मतलब आप जो लैम्बडा ले रहे हैं ये डीके कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा सैंपल लिया है, आपने कौन सा एलिमेंट लिया है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये डीके कांस्टेंट पता होना चाहिए। ये रेट है आपका, रेट ऑफ डीके है, और ये जो है नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल। तो ये n आपको मिल रहा है यहां पे। कोई शक है? बढ़ना भैया आगे। मेरे ख्याल से बात अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बढ़ रहा हूं गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो चलो, ऑल इज वेल है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए, उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं इक्वेशन को। तो ध्यान देना है आप लोगों को। अब मुझे करना है दोनों तरफ से इंटीग्रेशन। तो dn बाई dt माइनस लैम्बडा इंटू डे। अच्छा, एक काम करता हूं मैं कि इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए लिखना चाहिए, है ना। तो n के टर्म एक जगह पे लाता हूं, dn बाई n, देखो ये इधर ला लिया, माइनस लैम्बडा इंटू डेल टी, और इसको इंटीग्रेशन भी कर लेता हूं। तो इंटीग्रेशन ये टाइम है, तो टाइम कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। कहां तक टाइम होगा भैया? t तक। तो 0 पे मेरे पास जो n नंबर्स ऑफ जो सैंपल है न्यूक्लियाई के, वो इनिशियल सैंपल होंगे n नॉट, जो भी इनिशियल होंगे, पहले जो ओरिजिन होंगे। जैसे इसमें 20 है तो ये 20 के 20 इनिशियल, बाद में वो इमिशन करेगा, डिके करेगा। तो डीके करते वक्त हमने n ऑफ t लिखा है आपके बुक्स में। मैं n ही लिखता था, लेकिन n ऑफ t लिख रहा हूं मैं, इसके बाद में n लिखूंगा। तब कब का बात कर रहा हूं मैं? टाइम t पे। कितने बज गए? अरे भैया इनिशियली 20 थे, t टाइम पे उसका डीके होगा, रिडक्टिविटी डीके हम पढ़ रहे हैं। तो डीके हो गए, डीके मतलब पता ना, इमिशन होना अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। तब कितने बज गए? तो आपने कहा कि सर अब तो मेरे पास 20 थे लेकिन 10 ही बज गए। तो ये n ऑफ टी, मतलब ये जो है n ऑफ टी, ये अनडीके है, मतलब डीके नहीं, वो रहे हैं उतने, बच गए मेरे पास वो नंबर से। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन पता नहीं है, मतलब 0 टाइम पे इनिशियल इतने थे 20, लेकिन t टाइम के बाद इमिशन बाहर आ रहे ना, इमिट हो रहे अल्फा बीटा गामा, इसके कारण कितने बज गए टाइम t पे? तो आपने कहा n ऑफ टी का। चलो बच्चों, आप लोगों को सिंपल सा एक रूल पता होना चाहिए, लॉग ऑफ n होता है, इसका बेस e भी लिखते हैं आप लोग, लिखते होंगे तो ठीक है। तो ये हायर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ये यहां पे t लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में t लिखा है, ध्यान देना भैया, आपके बुक्स में हमेशा t लिखा है, ध्यान देना है, ठीक है। आपके बुक्स में इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखा है, dn ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था, माइनस n इंटू dt, और dn इज इक्वल टू लिखा बाद में माइनस, ऐसा लिखा है। और यहां पे जब जब n आता है वहां पे ऑफ t लिखा है, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके बुक्स के हिसाब से लिखू तो ये इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। बस यही इक्वेशन को देखो मॉडिफाई किया, फिर dn बाई n आ गया, बचा क्या? माइनस लैम्बडा डेल टी, और ये n ऑफ t लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं। माइनस लैम्बडा कांस्टेंट भैया, इंटीग्रेशन ऑफ t, यहां पे बचा है ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dt को t लिख सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट 0 टू t है। तो यहां पे t की जो लिमिट है 0 टू
टी टू 0। ये हायर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इसका इंटीग्रेशन पता है, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए क्या है तो dn बाई n, तो ये होता है log ऑफ, यहां पे आपको n मिलेगा। आता है ना सबको? नहीं आ रहा है तो ध्यान देना है इंटीग्रेशन पे। चलो तो log ऑफ e हायर लिमिट है n माइनस log ऑफ n नॉट, ये लोअर लिमिट है। देखो हायर लिमिट पुट की एक बार माइनस लोअर लिमिट। अब ये नहीं है इसलिए लोगों को लग रहा पुट किया कि नहीं किया मैंने। इस n के जगह पे ये वैल्यू अगर कुछ रहता 2 तो 2 डालता, यहां पे 0 रहता तो log 0 लिखता मैं, ठीक है ना। माइनस लैम्बडा हायर लिमिट है भैया t माइनस लोअर लिमिट। अब समझ में आ रहा है? मुझे बताओ ऐसा कब होता है? तो हम लॉग में एक बात ध्यान रखना, a मल्टीप्लाई b रहा तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b रहता है, और लॉग में a डिवाइडेड बाई b रहा तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखते हैं। यहां पे माइनस है मतलब ये log का डिवीजन था, इसलिए मैं लिख सकता हूं log ऑफ n बाई n नॉट। यहां पे n ऑफ t लिख सकते हो, दोबारा बोल रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी, क्योंकि ये 0 है बाकी। अब आप लोगों को और एक रूल पता होना चाहिए, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से अगर ये लॉग हटता है, इस लॉग को हटाना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं n बाई n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। अरे भैया लॉग गया तो यहां पे e आता है, e रेस टू ये पावर बन जाती है वैल्यू। बात समझ में आ रही है? बाय यूजिंग द लॉगरिथम के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। आपको पता ही नहीं है तो याद रखो, दुआ में याद रखना पड़ेगी वैल्यूज, क्योंकि भैया ये लॉगरिथम तो यहां पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, रूल्स याद रखना पड़ेगा। तो इस n को यहां रख दिया तो ये होगा n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। ये है भैया आपके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला। एक्चुअल में ये फार्मूला भी दुआ में याद रखो, बहुत बड़ा फायदा होगा, मैं श्योर गारंटी दूंगा, ठीक है। यही इसका मॉडिफाई वर्जन है, मॉडिफाई बस। अरे ये और एक ही चीज है, बस मॉडिफाई वर्जन किया मैंने, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही भैया। कैसे भी खाऊं बस मुंह में जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके बुक्स के हिसाब से इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। दोनों का मतलब ये कि ये बुक्स बाय बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक हिसाब से है, और बस यहां पे t नहीं लिखा, लेकिन मतलब तो एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है। दोनों एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। क्या कह रहे कि सर यहां पे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया, ये देखो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, और ये जो है जो बचा है कौन, ये जो बचा है ये इनिशियल, मेरे पास पहले 20 थे, देखो यहां पे दिख रहे 5 5 5 5 20 है। अब कुछ टाइम t टाइम पे कितने रहे तो आप कहेंगे अनडीके है। ये कौन सा नंबर है? अनडीके का नंबर है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। देखो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, है ना, अनडीके, मतलब जो अनडीके है वो बचे वाली वो है ना। एट ए टाइम टी लिखना है तो लिख सकता है एट टाइम टी। बात समझ में आ रही है? मतलब इनिशियल मेरे पास कितने थे? 20। कुछ टाइम के बाद नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट हो गए हैं और वो अनडीके है। अनडीके मतलब वो बचे हैं, वही है। अनडीके का मतलब इमिशन नहीं हुआ है उनका एट टाइम टी पे, और ये तो पता है आपको डीके कांस्टेंट टाइम टी है। अच्छी बात है। इस इक्वेशन से और कुछ मैं आपको सीख देना चाहता हूं। सर क्या देना चाहोगे? एक बात बताओ मुझे, किसी ने कहा है कि इनिशियली जितने थे उतने ही अनडीके है, ये मुझे प्रूव करके देना है। मतलब सर, मतलब समझाता हूं बच्चों, मेरा कहना यह है आपको अभी कि जितने इनिशियल है उतने ही, मतलब डीके हुए नहीं, अभी कुछ नहीं। ये कंडीशन लाके दो सर, लाके देता। देखो टाइम टी 0 पे कुछ भी डीके नहीं होने वाला है। देखो मैं प्रूव करके देता हूं। टाइम टी 0 था, मतलब स्टार्ट हुआ डीके, स्टार्ट भी नहीं हुए, स्टार्ट होने वाले हैं। इनिशियल जितने उतने ही आपके अनडीके मिलेंगे। कैसे? देखो n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई 0।
लैम्बडा मल्टीप्लाई 0, 0 आंसर आएगा। तो n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस पावर। अब 0 तो ना प्लस होता ना माइनस होता भैया। ओके, ऐसी बात है। मुझे बताओ, किसी का भी पावर 2 का पावर 0, 100 का पावर 0, किसी का भी 2 लाख का पावर कितना भी 0 हो, तो उसकी वैल्यू होती है कितनी? 1। कोई भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। मतलब भैया जितने इनिशियल थे इज इक्वल टू उतने ही अनडिके है। मतलब टाइम t0 पे जितने इनिशियल है उतने ही अनडिके है। मतलब उतने ही इनिशियल जितने थे उतने ही अभी डिके हुई है नहीं। इसका मतलब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो चुकी है। अच्छी बात है सर। पूरे के पूरे कंप्लीट डिके कब होगा? यह कंडीशन हम लोगों को प्रूव करके दिखा रहा हूं। चलो अब देखो, टाइम इंफिनिट पे गया, टाइम इंफिनिट। चलो इक्वेशन लिखो, n इज इक्वल टू n नॉट माइनस लैम्बडा इंटू इंफिनिटी। सही भैया? तो n इज इक्वल टू n नॉट, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल, अब इंफिनिटी लिख सकते हो 1 बाय ई इंफिनिटी, मतलब इज इक्वल टू 1 बाय इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी होता है 0। पता है आप लोगों को बच्चों? मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलती है 0। सही है? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल? समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है और क्या नहीं है? ओके, तो यहां पे हम लोग निकाल के आ सकते हैं। तो आप लोग यहां पे पता है कि n इज इक्वल टू, आप लोगों को n नॉट मल्टीप्लाई 0, तो n इज इक्वल टू 0 ऐसी वैल्यू मिलेगी। मतलब यहां पे पूरे के पूरे अनडिके कंप्लीट डिके हो चुका है। अगर टाइम इंफिनिटी रखा आपने, तब आपको जितने भी वहां पे ये नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर सैंपल थे वो पूरे के पूरे डिके हो चुके हैं टाइम t इंफिनिटी पे। तो ये बात इससे सीख मिलती है। तो आप लोगों को फार्मूला सबसे पहले नंबर 1 ये याद रखना है, नंबर 2 और नंबर 3 ये फार्मूला याद रखना है। इससे ही आपके न्यूमेरिकल जो भी सवाल होंगे वो हल होने वाले हैं। आपको याद रखना है भैया। ओके, ऑल इज वेल? चलो नोट डाउन करें अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या चीज है? कुछ नहीं है, सिंपल सी, जो रिडक्टिविटी लॉ है वही है भैया, माइनस dn बाई dt। बस यही एक्टिविटी है और कुछ नहीं है। रिडक्टिविटी जो लॉ है वही है, नंबर्स ऑफ डीके पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी। अरे बस, एक्टिविटी मतलब क्या है? डीके का रेट है, वो डीके का रेट है, बस दूसरा कुछ नहीं है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। यहां पे टी लिखना तो लिख लो। हाँ, मेरी मर्जी से मत चलना, आपकी मर्जी भी चल सकती है। इसी को हम लोग कहने वाले हैं ए ऑफ टी। अगर यहां पे लिखना है तो लिख लो बाबा, ठीक है? तो इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। एक्टिविटी की डिफाइन है नंबर्स ऑफ डीके पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी। मतलब जो लॉ है रिडक्टिविटी का, वही लॉ को हम एक्टिविटी करें। क्या कह रहे हैं इसमें? एक्टिविटी करें, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अच्छी बात है सर। तो ये टी लिखा नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? टाइम टी पे ही पता लगता है सर। लेकिन माइनस dn बाई dt को हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने में क्या दिक्कत है भैया? वही तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस है यहां पे, तो यहां पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर n ऑफ टी लिखना है तो लिख सकते हो, या ओनली n लिखा तो भी चलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, देखो यहां पे लिख रहा है, ये माइनस इधर साइन दे दी, यहां लिख दो, यहां कैंसिल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 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 ए ऑफ टी ये लिखने से ये लिखते हैं हम लोग लैम्बडा n। तो लैम्बडा n की वैल्यू क्या है लेकिन मेरे पास? n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी है भैया। ये है मेरे पास एक्टिविटी। किसी ने कहा है कि चलो टाइम t0 पे बताओ क्या एक्टिविटी मिलेगी। मैंने बोला सिंपल सी बात यार, तो एक्टिविटी मिलेगी मुझे यहां पे
लैम्बडा एन नॉट, ठीक है। टी की जीरो रखनी, टी की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो रखनी, देखो जीरो, टी की वैल्यू जीरो रखनी है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई जीरो, तो आपको लैम्बडा एन नॉट एक्सपोनेंशियल जीरो बराबर है। और ई रेस टू जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। मैंने बोला ना किसी का पावर जीरो रहा तो उसको वैल्यू वन होती है, तो लैम्बडा एन नॉट लिख सकता हूं, मतलब ए नॉट, लैम्बडा एन नॉट की जगह पे ए नॉट रख सकता हूं। तो यहां पे एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्बडा ए नॉट। देखो लैम्बडा लिखने की क्या जरूरत है पे, देखो इनके जगह पे मैं ए नॉट डाल रहा हूं, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। बात समझे? अरे कोई टेंशन है? अरे टेंशन है, ये इनिशियली एक्टिविटीज है। एक्सपोनेंशियल लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, पता है ये सैंपल के ऊपर डिपेंड होता है एलिमेंट के, टी इज अ टाइम टी पे ये एक्टिविटी मुझे मिली है। चलो इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे एसआई यूनिट की बातें करते रहेंगे अभी, ठीक है। तो एक्टिविटी ये जो मेजर्स है भैया उसको बैक्रोल है ना, इसका यूनिट क्या है, बी क्यू, ठीक है ना। पूरे वर्ड में आपको बुक्स में मिलेगा, जैसे कि स्पेलिंग तो लिखी BECQURES है ना, ये होती है 1 डीके पर सेकंड है ना, ये इक्वल टू होती है 1 डीके पर सेकंड, 1 डीके पर सेकंड। बैक्रोल एक यूनिट है भैया एक्टिविटी मेजर करने के लिए। वैसे क्यूरी भी होती है, क्या होती है, क्यूरी होती है, उसको लिखते हैं मेरे ख्याल से CI। और ये जो CI है भैया क्यूरी है ना, इसको लिखा जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, बैक्रोल में करना है तो 3.7 इंटू 10⁻10 बी की, ऐसे भी लिखते हैं। कुछ लोग CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 ये लिख सकते हैं 1 डीके पर सेकंड। अरे 1 डीके पर सेकंड ही मतलब क्या, बैक्रोल है। बस ये कन्वर्जन यार याद रखनी है, दुआ में याद रखनी पड़ती कुछ कुछ चीजें, मजबूरी है। हाफ लाइफ ऑफ रेडक्टिविटी मटेरियल क्या है, इसके बाद में लेक्चर होगा कंटिन्यू में, देख लेना, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करना। एक्टिविटी दूसरा कुछ नहीं भैया, डीके ही है। क्वेश्चन करने वाले अभी 15.10.1, इसमें हाफ लाइफ ऑफ रेडक्टिविटी मटेरियल, तो इसके लिए सिंबॉलिकली लिखेंगे हम लोग टी हाफ, मतलब जो भी टाइम लेंगे वो टी हाफ लेंगे आप, स्मॉल टी जहां जहां दिखता है वहां। और हम लोगों को कहा गया द टाइम टेकन फॉर द नंबर्स ऑफ पैरेंट रेडक्टिविटी न्यूक्लियाई ऑफ अ पर्टिकुलर बेसिस टू रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू। जो भी वैल्यू है हमारे पास, वो जो वैल्यू होगी वो हाफ लेना है वैल्यू से, जो इनिशियल है उसके हाफ। तो ये बच्चे वाले, यही देखो बच्चों गड़बड़ कहां करते बच्चे, ये इनिशियल है, मतलब मेरे पास 1000 है सैंपल, और ये जो है ना वो बचे वाले हैं। बचे वाले मतलब कितने बचे हैं, कितने रह गए, डिके हो गए लेकिन बचे कितने, तो उसको एन कहते हैं, या आपके बुक्स के हिसाब से एन ऑफ टी। ये बात समझे नहीं, बचे वाले हैं। अच्छा सर चलो मेरे पास इक्वेशंस क्या है, कोई भी इक्वेशन उठाओ, आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो उठा सकते, दोनों में से कोई भी उठाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उठाओ या लॉग के फॉर्म में उठाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। n इज इक्वल टू एन नॉट आपके बुक्स में दिया वाला एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। चलो वैल्यू पुटअप करेंगे, इसकी वैल्यू है एन नॉट बाई 2, ठीक है। और दूसरी एक बात क्या बोल सकते हैं मालूम है, एक सेंटेंस लिख सकते हैं, द टाइम विच हाफ ऑफ न्यूक्लियर डीके इज इक्वल टू द हाफ रिमेन अनडीके। ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, रिमेन अनडीके, ठीक है, रिमेन अनडीके। तो चलो एन नॉट एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी हाफ। तो एन नॉट से एन नॉट बच गया, मर गया है, बच गया नहीं, 1/2 हो रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी हाफ। अच्छा कैसे लिखे, कैसे लिखे, एक काम कर सकते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके आओ, देखो कैसे बनेगा। ये 1 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी हाफ इज इक्वल टू 2, अरे 2 इधर गया, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड आता है, ये ऊपर गया तो प्लस होगा कि नहीं, पावर माइनस प्लस, ये माइनस की जगह प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर गया तो पावर उसकी चेंज होती है, हाफ इज इक्वल टू 2। मैंने बोला यार इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटाना है तो लॉग लाना पड़ेगा। अरे जब भी हमने लॉग का एक्सपोनेंशियल बनाया
तो एक्सपोनेंशियल का लॉग ही बनेगा ना, सिंपल सी बात है। तो लैम्बडा टी हाफ इज इक्वल टू एन एन लिखते हैं, मैं लिखूंगा लॉग ऑफ E2, ठीक है। यहां पे एल एन लिखते हैं आपके बुक्स में, अच्छी बात है। मुझे हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो ये लिख सकता हूं, ये लॉग ऑफ E2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और इसकी भी वैल्यू भी पता होगी, आपकी बुक्स में दी होगी तो रख दो, नहीं रखी तो भी चलती है, लेकिन वैल्यू दी है तो लिख दो। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू लिखी है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ये भी सही है, समझे? ओके। एक बात खासियत होती है, हाफ लाइफ मतलब क्या भैया, कि इस पे जैसे कि 1000 है तो हाफ लाइफ का मतलब होता है 500, हाफ हो गए मतलब 500 ही अंडे के हो गए। फिर दूसरी बार कितना होना चाहिए सर? हाफ मतलब 0 होना चाहिए, है ना। अरे इसका हाफ कितना? 0। फिर इसको डबल हाफ किया तो 0 होना चाहिए, नहीं होता नहीं है ऐसे। क्या होता है, पहले हाफ टाइम में अगर 1000 के 500 अंडे के रहे तो दूसरे जो रहेंगे वो 250 होंगे, 250 के बाद में 125, 125 के बाद में जैसे हाफ हाफ करते जाओगे वैसे हाफ आएंगे। ऐसा है, हर हाफ टाइम पे वो हाफ होते रहेंगे सैंपल, हमारे जो न्यूक्लियर सैंपल जो है। यही तो गलती करते हैं बच्चे। बच्चों को क्या लगता है कि चलो टी हाफ कर दिया तो n0/2 हो गया सर, बाद में टी पे नहीं, आप n0/4 बोलना है आपको, और हाफ पीरियड पे तो ये टी हाफ पे n0/8 रखना पड़ेगा, सही ना। ऐसे करते जाना है हम लोगों को। और टाइम हाफ पे आप लोग n0/16 होंगे, और हाफ पीरियड पे क्या होंगे n0/32, 64, 128, 256, 512, 1000, पता है ना। ये ऐसा करना पड़ेगा। बच्चों को लगता है कि चलो 1000 तो 500, अब बचे 500 तो हाफ और तो 0, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर हाफ टाइम पीरियड में हम लोग हाफ 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 हाफ, बचे वाले उससे हाफ करते, जो बचा है नंबर, सैंपल नंबर, उससे आधा, 500 के आधा 250, 250 का आधा 125, 125 का आधा जैसे भी 62.5, जो भी उससे आधा 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 करना है। एक बात बताओ भैया, उसको है ना, मतलब वो डिके कब हो सकता है, लाखों करोड़ों साल भी लग सकते हैं और कुछ टाइम के बाद भी हो सकता है, इसका प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके पीछे, इसके पीछे खाली आप लोगों के डिफाइन पता होना चाहिए। और मैंने सिंपल तरीका बताया, द टाइम विच हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिके, देखो द टाइम विच, देखो द टाइम विच हाफ ऑफ न्यूक्लियर, है ना, हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिके, ठीक है। एंड क्या लिख सकते हैं, एंड हाफ रिमेन, है ना, हाफ रिमेन अनडिके, ठीक है। एक ही मतलब है, ये इतना सेंटेंस का एम है, द टाइम विच हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिके एंड हाफ ऑफ रिमेन अनचेंज। देखो हाफ रिमेन अनचेंज रहेंगे, मतलब हाफ रिमेन अनचेंज हो गए। द टाइम विच हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिके, देखो हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिके कर रहे हैं हम लोग, इनिशियल से आप कर रहे हैं, और हाफ रिमेन क्या हो गया, अनडिके रह रहा है। बात समझ में आ रही है? ये जो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब है, समझ में आ रहा है? नोट डाउन करना आप लोगों को अच्छी तरह से। हम लोग अभी 15.10.2 एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिविटी बेसिस, कुछ लोग इसको मीन लाइफ भी कहेंगे, तो टेंशन मत लेना, मीन लाइफ का मतलब भी वही है, एवरेज निकालो या मीन। आपने भी मीन निकाला होगा इसके पहले, है ना, एवरेज निकाला होगा, जैसे मार्क्स का होता है आपके 10 के 12 के जो मार्क्स होते हैं उसका एवरेज निकालते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग रेडियोएक्टिविटी बेसिस का हम लोग अभी जो निकालने जा रहे हैं वो एवरेज है, या उसको हम लोग मीन बोलते हैं। मीन निकालना आता है ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बॉल है, 4 यहां पे मेरे पास बैट है, 6 स्टंप है, ऐसे बात करेंगे, है ना। तो ये हो गए टोटल आपकी, ठीक है ना, टोटल चीजें कितनी। किसी ने कहा है कि चलो इसका एवरेज निकालो, तो 2 + 4 + 6, ये 3 चीजें डिवाइड बाय 3 करेंगे आप लोग, सही है ना। तो ये हो रहे 12, सही है, डिवाइड बाय 3, तो 4, एवरेज 4 चीजें आ रही है। तो हम लोग ऐसे एवरेज निकालते हैं, वैसे यहां पे भी एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं या मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
यहां पे हम लोगों को रेडियोएक्टिव स्पीसीज के बारे में बात करनी है। जैसे कि मेरे पास यहां पे एक कंसीडर कर रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 सैंपल्स लिए, न्यूक्लिया के सैंपल्स लिए। तो ये टी टाइम 0 पे एन नॉट इतने इनिशियल सैंपल है हमारे पास 12, एक कंसीडर कर रहा हूं मैं, एक कंसीडरेशन है मुझे क्या पता है कितना है, बोल रहा हूं टी 0 पे इनिशियल सैंपल न्यूक्लिया के सैंपल कितने, इतने हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में टी टाइम पे जैसे कि यहां पे 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 टी टाइम पे मेरे पास एन ऑफ टी इतने सैंपल बचे। अब बोलेंगे सर यहां पे सैंपल, हाँ कुछ डिके हो रहे, जैसे कि मैं बात करूंगा यहां पे जो रेड किए वाले वो डिके हो गए, एक कंसिडरेशन है, ये कोई फिक्स नहीं भैया, कंसिडरेशन है, ये मेरे सैंपल डिके हो चुके हैं कितने, टी टाइम पे है ना, t इज इक्वल टू टी टाइम पे एन ऑफ टी इतने मेरे यहां पे, ये बचे वाले हैं, ये बचे वाले होते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये बचे वाले कितने हैं, ये डिके का नंबर नहीं होता है, जो अल्फा बीटा पार्टिकल जो यहां से मिटो इसकी बात नहीं चल रही है, बच्चे वाले इतने, अच्छी बात है सर। उसके बाद में बताओ सर, उसके बाद में कुछ देरी के बाद टाइम डेल टी हो गया, छोटा छोटा टाइम, यहां पे कुछ बहुत ज्यादा टाइम होगा, यहां पे बहुत छोटा टाइम की बात कर रहा हूं। यहां पे भी जैसे कि 12 सैंपल है, ये डीके में वाले हैं, मतलब ये डीके है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये 12 है इसे। अब मैंने देखा कुछ टाइम होने के बाद ऐड हो रहा है, मतलब पहले टाइम टी था, अब डेल टी टाइम हो गया, और यहां पे जो डीके हो रहे वो डीएन इतने न्यूक्लिया डीके हो रहे है ना, न्यूक्लिया डीके होना, मेरी बात समझ में आती होगी आप लोगों को। तब भैया मेरे पास एन इतने थे, अब डीएन इतने क्या हो गए, डीके हो गए, तो माइनस हो गया ना भैया, मतलब पहले यहां पे 3 थे, कौन से थे, एक ये 2 थे, ये 3 थे, ये छोटे टाइम में ये कहीं का भी पकड़ लो यार, यहां है ना, ये डीके हो चुका है, क्योंकि छोटा टाइम से, टाइम टी टाइम पे इतने डीके, इतने अन्य डीके न्यूक्लिया है। उसके बाद में ये माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चेंज नहीं है भैया, वो डीके हो चुका है, न्यूक्लियर डीके हो चुका है, ये बात है इसकी, ठीक है। आपको पता है एन ऑफ टी के लिए मैंने इक्वेशन लिख के रखा है जानबूझकर, क्योंकि ये अभी हमारा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम लोग कितना अनडीके न्यूक्लिया है, तो वो आप बता सकते हैं एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। बात समझ में आ रही है। और यहां पे एक लॉ लगाया था हमने, याद होगा, मैं यहां पे माइनस में नहीं लिख रहा हूं, डी टी इज इक्वल टू ये यहां पे माइनस था ना, याद है ना, वो नहीं लगा रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए, तो मैं dn इज इक्वल टू निकाल सकता हूं लैम्बडा n इंटू डी टी। कोई शक है, dn की वैल्यू निकाल रहा हूं, आपको ये सभी वैल्यू काम में आने वाली है, बात ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से समझ में आया। बाद में हमने क्या बोला कि इसको डीके करते करते कितने, अगर आप चाहते हो कि पूरे कंप्लीट डीके करना है, मतलब आप लोगों को n नंबर्स ऑफ सैंपल जो 0 मतलब कंप्लीट डीके करना है, जो भी सैंपल लिए आपने इनिशियली उसको पूरे के पूरे 0 करना है। तो मैंने अभी आपको इसका फार्मूला बताया था, n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल या n नॉट इज इक्वल, सॉरी n नॉट मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा टी। मैंने t की वैल्यू 0 रख के देखी थी, तब n इज इक्वल टू n नॉट, मतलब कंप्लीट अनडीके है ना। कंप्लीट डीके कब हो सकता है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो तो आपको n नॉट 0 मिलता है। क्यों मिलता है, तो मैंने इसका रीजन बताया था भैया कि इन्फिनिटी का इसका पावर इन्फिनिटी आता है तो 1/∞ 0 होता है, तो 0 n इज इक्वल टू 0 मिलता है। तब भैया हमने देखा था कि टाइम यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे पूरे के पूरे ये जो है वो डीके हो चुके हैं। कंप्लीट डीके करने का ये प्रोसेस है, देखो पहले इनिशियली, बाद में टी टाइम पे कितने हो गए, उसके बाद में छोटा डेल टी टाइम पे कितने हो गए हैं, उसके बाद मैंने ऐसे करते 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 डीके करते 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 मैंने देखा एक ऐसा टाइम आ गया है कि वहां पे पूरे के पूरे जितने भी न्यूक्लिया के सैंपल लिए थे वो सैंपल डीके हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेशन हो चुके हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यह समझना बहुत ही जरूरी है। बढ़ना आगे, चलो हम लोग टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर डीएन न्यूक्लिया है ना, टाइम है ना, जो भी आपका टाइम होगा, टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस
है ना, फॉर डीएन न्यूक्लियाई, है ना, फॉर डीएन न्यूक्लिया, मतलब ये जो डीएन न्यूक्लिया है उसके लिए टाइम टी लग रहा है। अरे मैंने बोला टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस कब तक है डीएन का, तो टी 10 सेकंड 15 सेकंड हो सकता है। बस मैं इसी को लिखूंगा अभी, टोटल टाइम ऑफ, टोटल ये एक के लिए बोल रहा हूं, टोटल टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर डीएन न्यूक्लिया, है ना, क्योंकि एक के लिए बताया आपने, ठीक है, तो टोटल के लिए कैसे बोलोगे ये, अरे एक के लिए 10 सेकंड लग रहा है, दो के लिए 20 सेकंड, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे ना, अरे डीएन को मल्टीप्लाई कर रही, आपको कहा मैंने कि डीएन यहां पे एक ही था तो 10 सेकंड लगे, मैंने कहा 2 डीएन करना है तो अपने 20 कहा, कैसे कहा, तो आपने क्या किया कि यहां पे टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे, डीएन को टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे, बस यही मतलब होगा। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, ये टोटल टाइम है एग्जिस्टेंस फॉर डीएन न्यूक्लिया का, एग्जिस्टेंस का टाइम ही है, बढ़ना आगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो, तो आपके पास तो ऑलरेडी वैल्यूज है, वैल्यूज पुट करेंगे, टी डीएन की वैल्यू मेरे पास देखो, डीएन की वैल्यू मैंने जानबूझ कर ये डीके लॉ यहां पे इस्तेमाल करके मैंने बताया था आपको, रेट ऑफ डीके याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल ऑफ न्यूक्लिया, जो भी मैंने बताया था याद है ना। बस डीएन की वैल्यू पुटअप करो, लैम्डा एन dt, ये एन कौन सा भैया, ये है, तो ये भी वैल्यू पुट करेंगे, टी यहां पे लैम्डा एन ऑफ टी है, ये लगे तो लिख सकते हैं, हाथों हाथ लिखना है तो लिखो, एन ऑफ टी क्या है मेरे पास, तो एन नॉट है एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, समझे। टोटल नंबर्स ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर डीएन न्यूक्लिया के लिए मुझे इतना टोटल टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस मिला है, तो टोटल ऑफ एग्जिस्टेंस एन नॉट न्यूक्लिया के लिए निकालना पड़ेगा, किसके लिए, जो टोटल, अब देखो इसके लिए निकालना पड़ेगा, अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे ये डीएन के लिए निकाल रहे थे, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ओरिजिन जो है हमारे पास उसके लिए निकालेंगे, तो टोटल टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, टोटल टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, लेकिन किसके लिए निकालेंगे अभी, जो इनिशियल था, जो इनिशियल मतलब ये फॉर एन नॉट न्यूक्लियाई, बात समझ में आ रही है। अभी तक हम लोग इसके लिए निकाल रहे थे, अब हम लोग ये जो इनिशियल जो सैंपल ये है हमने, उसके बारे में हमारी चर्चा चालू है, तो उसका जो टाइम है वो हम लोग टी डीएन कहेंगे, ठीक है, टी डीएन कह सकते हैं, ठीक है, इसको टी डीएन कहेंगे, चलो इसको टी डीएन, क्योंकि ये जो टाइम टेबल था ये इसके लिए है। अब हम लोग इस सैंपल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एन नॉट लिखना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, एन नॉट लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन देखो हम लोग छोटी छोटी चीजों को ऐड करते क्या बनाते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां, जीरो टू इंफिनिटी, देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा था हमारा टाइम, तो कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी, बात समझ में आ रही है। चलो वैल्यू पुट कर रहे हैं, टी लैम्डा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, है ना, डी टी, आपको दिखाई दे रहा भैया, कोई टेंशन तो नहीं है, हाँ चलो आगे बढ़ सकता हूं मैं, मेरे ख्याल से सभी चीजें आप लोगों को, अब थोड़ा सा आपके बुक्स में नहीं है, इतना खतरनाक एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे पता है आपके बुक्स में मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बिल्कुल नहीं, मुझे बताओ इसमें कौन कौन कांस्टेंट हो सकता है। नंबर वन ये देखो, ये सैंपल के ऊपर डिपेंड है भैया, अरे कौन सा एलिमेंट का सैंपल है उसका आइसोटोप्स के ऊपर डिपेंड करता है, और एन नॉट ये इनिशियल होगा, इनिशियल जो वो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो यहां पे टी एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट कांस्टेंट है, मेरे पास जो बचा है इंटीग्रेशन में वो इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी बचा है मेरे पास, टी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, समझे, कोई शक है, ऑल इज वेल है, ओके। अब एक बात है भैया, इंटीग्रेशन पार्ट में आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन अभी फिलहाल में पूरे लेक्चर में देना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा कि बट मैं लिख रहा हूं यहां पे जीरो टू इंफिनिटी टी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, पूरा इंटीग्रेशन भैया वो है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, याद रखना दुआ में। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, अगर मैं पढ़ाऊं तो पूरा कम से कम 1-1.5 लेक्चर लगेगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा, टी एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, इसकी वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा मर गया तो एन नॉट बाय लैम्डा, समझे।
तो ये टी एन नॉट मतलब टोटल टाइम है ओनली। ये कौन है? टोटल टाइम है। मुझे मीन निकालना है, मीन लाइफ निकालनी है या एवरेज लाइफ को, इसको क्या कहना है? एवरेज लाइफ को आपके हिसाब से, इसको ब्रैकेट करो, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? टाइम डिवाइड बाय टोटल कितने थे, तो आपने कहा था टोटल हमारे पास सैंपल नंबर एन नॉट है। अरे ये टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल, याद भूल गई। मैंने बोला था ना आपको, 2 मेरे पास बैट है, 4 मेरे पास बॉल है और 6 स्टंप है। ये टोटल हो गया। डिवाइड बाय कितनी चीजें हैं हमारे पास, तो आपने बोला 3 चीजें। वैसे ही कर रहा हूं, देखो ये टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल सैंपल। तो मेरे ख्याल से एन नॉट से एन नॉट मर गया, तो 1/λ। और एवरेज लाइफ का सिंबल है हमारे पास टाउ 1/λ। मतलब एक बात समझ में आ रही है, सैंपल अगर यहाँ पे नंबर्स ऑफ सैंपल जो कांस्टेंट बढ़ गए जाते हैं तो एवरेज लाइफ कम होती है। एवरेज लाइफ कम होती है। अगर ये कम होता है सैंपल नंबर, तो यहाँ पे भैया हमारे एवरेज लाइफ इंक्रीज होगी। ये यहाँ से हम लोगों को सीख मिल रही है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको याद है यार, टाइम के बारे में याद है? हाफ टाइम कैसे निकला था? टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई। आप लोग लिखते हैं बुक्स में LN 2 लिखते हैं डिवाइड बाय लैम्डा। याद आ रहा है कुछ? भूल गए? अरे भूल गए क्या भैया? नहीं भूल गए ना? इसी को मैंने कैसे लिखा था? 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। लेकिन 1/λ क्या है? टाउ। तो इसी को मैं 0.693 टाउ लिख सकता हूं। मतलब हाफ पीरियड का भी टाउ के साथ जो रिलेशन, मतलब एवरेज के साथ मिल रहा है। ये कोई शक है? दिखाई तो दे रहा है, मैं लिख रहा हूं नीचे, आपको देखना भी बहुत जरूरी है। चलो मैं थोड़ा सा इस कैमरे को नीचे करता हूं। ओके, अब दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिविटी पीसेस। मतलब आज के लेक्चर में मैंने 3 पॉइंट कवर कर चुका हूं। पहला था मेरा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिके, जो कि मैंने अभी फार्मूले लिख के दिए थे। उसके लिए मैंने लिख के दिया था dN/dt इज इक्वल टू -λ इंटू n। एक फार्मूला लिख के दिया था। दूसरा लॉग के फॉर्म में दिया था मैंने आपको, n/n0 लिख सकते हो, लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये लिख सकते हैं हम लोग, या सिंपल सा n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल -λt। आपको 2 याद रखना ही पड़ेंगे कोई भी हालत में, उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है भैया। आप लोगों को दुआ में अच्छी अच्छी बातें याद रखनी है ना? ओके, ये n नहीं है, λ t है, ठीक है ना? मतलब चलो ओके। तो ये 3 फार्मूले याद रखना। हाफ लाइफ पीरियड मैंने पढ़ा है आपको, एवरेज लाइफ भी पढ़ा है, तीनों चीज पढ़ा है। तो अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ सेमीकंडक्टर में मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन होगा वीडियो। आपने अगर इस वीडियो पे नए हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।